हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। कहां से? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। और आज जैसे आपने मैंने देखा होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपने मेरे देखे हैं तो वहां पर मैंने हैलोल्केन्स, हैलोरीन के रीजनिंग क्वेश्चंस और उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के रीजनिंग क्वेश्चंस। और ये अब हमारा उसी में तीसरा चैप्टर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाला, आज हम उसके रीजनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब देखिए, आपने देखा होगा जब आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा इस चैप्टर में, तो एल्डिहाइड्स का जो सबसे पहला और कीटोन्स का जो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में देखिए होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा उस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मान लीजिए ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो होता यह है कि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और फिर ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है और उसके बाद उसमें ऐड होने के बाद ये कुछ कंपाउंड ऐसा दिखता है। लेकिन आप सोचिए, अगर इस न्यूक्लियोफाइल को वहां पर आसानी से ऐड होना है, मतलब आसानी से रिएक्ट करना है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना रहना चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे मिलेगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल वहां पे क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। यानी कि हमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। अब होता यह है कि यहां पर इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, चाहे वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हो, तो वो याद रखिए दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब वो दो फैक्टर्स कौन से होते हैं सर? तो सर पहला फैक्टर इसके अंदर होता है प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इनमें अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो ड्यू टू आर ग्रुप्स वहां पर शो होता है प्लस आई इफेक्ट। और दूसरा यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस, एक ये फैक्टर आता है। तो ये दोनों ही फैक्टर जहां पर भी लीस्ट होंगे वही सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, मान लीजिए मैं यहां पर कुछ ऐसे ग्रुप्स लगाता हूं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के डोनेट होने की वजह से कार्बन पे बना हुआ पॉजिटिव चार्ज कम होने लग जाएगा। और जब कार्बन पे बना हुआ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा अगर होता है तो प्रॉब्लम है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने का मतलब है कि जो इसके साथ में ग्रुप्स लगाएंगे, यहाँ पर जब ग्रुप्स लगाएंगे मान लीजिए ए और बी की जगह पे, अगर ये ए और बी की जगह पे जो ग्रुप्स लगेंगे ये अगर बल्की ग्रुप्स हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो क्रिएट होती है वो बल्की ग्रुप्स की वजह से होती है। अब जितने ज्यादा यहाँ पे बल्कियर ग्रुप लगा देंगे तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रेपल करेंगे। ये बल्कियर ग्रुप क्या करते हैं, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। और ये रिपल्शन अगर न्यूक्लियोफाइल सफर करेगा तो भी वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट कम होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वहां पर कम हो, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज बना रहे, और बल्कि ग्रुप ना लगे हों ताकि न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन तक अप्रोच करने में प्रॉब्लम ना हो। तो एल्डिहाइड्स के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लेंगे तो वो होगा मिथानल। तो यहां पर दो हाइड्रोजन्स लगी होंगी, देखिए, और जब यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स लगी होंगी तो, और उसके अलावा अगर हम इथानल की बात करते हैं तो वहां पर या कोई भी एल्डिहाइड इसके बाद लेंगे तो वहां पर एक आर ग्रुप होगा और एक वहां पर आपकी हाइड्रोजन्स लगी होगी। तो एल्डिहाइड्स के अंदर क्या होता है कि आप आर ग्रुप कम होते हैं, क्योंकि अगर आप कीटोन में चले जाते हैं तो वहां पर आर ग्रुप की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से होता यह है कि अगर आप एल्डिहाइड्स में रहते हैं तो एक तो वहां पर आर ग्रुप्स कम है, तो प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक प्लस आई इफेक्ट कम रहेगा अगर अल्काइल ग्रुप्स कम रहेंगे। और ऊपर से अगर जैसे मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पर बल्कि ग्रुप ना देख रहा हूँ, मिथानल के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स नहीं है, हाइड्रोजन्स एक कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, तो ये रेपल भी नहीं करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन कीटोन्स के अंदर ये जो आर ग्रुप्स होते हैं काफी बल्कि भी होते हैं। अगर मान लो CH3 लगा हुआ है, उसके बाद आप इथाइल लगा दो इसमें, तो और कोई और ग्रुप लगा दो, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा क्रिएट करेंगे। और ज्यादा अल्काइल ग्रुप होने की वजह से ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट भी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो आपने यही रीजन लिखना है कि एल्डिहाइड्स ग्रुप्स में एक तो प्लस आई इफेक्ट कम होता है, और दूसरा वहां पे बल्कि ग्रुप ना होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम हो जाती है। तो प्लस आई इफेक्ट भी कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, इसलिए एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से अच्छा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि कीटोन्स के पास ज्यादा बड़े अल्काइल ग्रुप होने की वजह से प्लस आई बढ़ता है, और प्लस आई की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस, और साथ साथ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है क्योंकि बल्कि ग्रुप भी आ रहे हैं।
तो इसलिए कीटोन्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये दो फैक्टर्स पे काम करना और कहना एल्डिहाइड्स में दोनों फैक्टर लीस्ट होते हैं, इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि साइक्लोहेक्सेनॉन, एक साइक्लोहेक्सेनॉन एक कंपाउंड लेंगे और साथ में लेंगे एक और कंपाउंड जिसका नाम है 2,2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। आइए पहले दोनों कंपाउंड बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो अगर मैं साइक्लोहेक्सेनॉन बनाऊंगा तो साइक्लोहेक्सेन बनाकर उसमें कीटोन ग्रुप लगाना होगा, और इसके अलावा अगर मैं 2,2,6 तो अगर मैं साइक्लोहेक्सेनॉन फिर बना दूं तो ये पोजीशन नंबर 1 होगी, तो इसको अगर हम 2 ले लेते हैं, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो हमें क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं और एक मिथाइल ग्रुप हमें 6 पोजीशन पे भी लगाना है। तो ये बन गया 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन और ये है आपका सिंपल साइक्लोहेक्सेनॉन। तो वो कह रहा है कि अगर मैं इनका कौन सा रिएक्शन करता हूं, साइनोहेडेन बनाना है। अब साइनोहेडेन बनाने के लिए मुझे इसको किससे रिएक्ट करना पड़ता है, HCN के साथ, और ऐसे अगर मैं इसको भी HCN से रिएक्ट करता हूं तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। लिखा हुआ है ना कि गुड यील्ड देगा, अगर ये गुड यील्ड दे रहा है तो मतलब ये इस रिएक्शन के प्रति क्या है, मोर रिएक्टिव है, और ये इस रिएक्शन के टूवर्ड्स दिस रिएक्शन क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा अच्छा यील्ड नहीं दे रहा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने पीछे भी पढ़ा, ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है CN नेगेटिव। अब ये CN नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर खींचेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, तो ये CN नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, इधर वाले कार्बन पे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे हुए हैं जो कि इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रेपल कर सके। लेकिन यहाँ पर अगर ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इन बल्कि ग्रुप लगने की वजह से उसको सफर होगी रिपल्शन। तो आपने यहाँ पर ये देना है कि इसका लेस रिएक्टिव होने का कारण यहाँ पर क्या है कि इसके पास लगे हुए हैं 3 बल्कि CH3 ग्रुप्स, और ये बल्कि 3 CH3 ग्रुप जो होंगे ये करेंगे रेपल किसको, न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां पर आपने बताना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इस कंपाउंड में ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा अच्छा साइनोहेडेन नहीं बना सकता एज कंपेयर टू दिस। यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसे बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो काफी कम हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस जो यहाँ पर होगी वो लीस्ट होगी, और कम स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ज्यादा रिएक्टिव है और उसी वजह से ये ज्यादा अच्छा साइनोहेडेन भी बनाकर आपको देगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव, ठीक है। चलिए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस पे अपना आंसर देना आप लोग। चलिए बच्चे, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर ही हमें रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इनको लगाना है। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, देखिए अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, चाहे वो एलिफेटिक कीटोन हो चाहे वो एरोमेटिक कीटोन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब अगर हम पहला अपना क्वेश्चन देखें तो उसमें हमें कौन कौन से कंपाउंड दिए गए, देखिए। तो सबसे पहला दिया हमें इथेनॉल, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, प्रोपेनॉल को नंबर 2 कर देते हैं, प्रोपेनॉन को नंबर 3 कर देते हैं और ब्यूटेनॉन को नंबर 4 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले 2 एल्डिहाइड हैं, अगले 2 कीटोन हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे थर्ड और फोर्थ से, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इस बात का आप ध्यान में रखें। अगर आप कीटोन को कीटोन से कंपेयर कर रहे हैं, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड से कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप स्टेरिक हिंड्रेंस को थोड़ा ज्यादा महत्व दीजिए कि कहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, थोड़ा प्लस आई कम होगा, वो ज्यादा कीटोन जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखो इथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल के पास एक ही CH3 ग्रुप लगा होगा और बल्कि ग्रुप भी नहीं होता वो, क्योंकि इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होगा, देखिए। तो इसके पास एक CH3 ग्रुप है। प्रोपेनॉल में जाएंगे तो उसमें इथाइल की जगह पे मिथाइल आ जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। कीटोन में प्रोपेनॉन लेंगे तो 2 CH3 ग्रुप्स आ जाएंगे यहाँ पे, इस तरह से। ब्यूटेनॉन के पास जाओगे तो फिर वहां पर तो फिर आपके पास CH3 CH2 और उसके बाद फिर CH3 C डबल बॉन्ड कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर तो एक मिथाइल और इथाइल भी आ गया आपके पास। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये क्यों है, क्योंकि इसके पास बल्कि ग्रुप भी कम है और ऊपर से यहाँ पे प्लस आई भी कम होगा। यहाँ पे बल्कि ग्रुप हो गया, प्लस आई ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर भी आप दो तरफ से CH3 ग्रुप आ गए, देखिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो नंबर 1 होगा। तो नंबर 1 को सबसे आगे कर देंगे
उससे कम रिएक्टिव आपका आ जाएगा प्रोपेनॉल यानी कि नंबर 2, उससे कम रिएक्टिव हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन, और सबसे कम रिएक्टिव होगा यहाँ पे ब्यूटेनॉन। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका बन जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल, फिर प्रोपेनॉन, और लास्ट में आप लगा दीजिए ब्यूटेनॉन को, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं तो वहां पर एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा दिए गए हैं। अब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड दिया है बेंजल एल्डिहाइड, फिर पैरा टॉली एल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल एल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर बनाता हूं देखिए, तो बेंजल एल्डिहाइड क्या होता है भाई, बेंजल एल्डिहाइड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। पैरा टॉली एल्डिहाइड का मतलब है कि आप एल्डिहाइड तो लगाएंगे लेकिन पैरा पोजीशन पे मिथाइल CH3 ग्रुप लगा देंगे। पैरा नाइट्रोबेंजल एल्डिहाइड का मतलब हो जाएगा कि आप बेंजल एल्डिहाइड तो बनाएंगे और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा देंगे। और एसिटोफिनॉन आपका होता है बेंजीन रिंग पर लगेगा COCH3। ये मैंने 4 ग्रुप बना दिए सेकंड क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो अगर आप इनमें देखें तो ये कीटोन है लास्ट वाला, तो ये तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कीटोन के अंदर क्या होगा, वही सारा चीजें आ जाएंगी, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा, और ऊपर से यहाँ पे कीटोन जो होते हैं -R इफेक्ट भी दिखाते हैं, ठीक है ना, वो भी इसमें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, अब ये CH3 ग्रुप जो है ये +I दिखाएगा, ठीक है, और NO2 ग्रुप जो होता है वो -I दिखाएगा। तो अब मैं तो ये चाह रहा हूं ना कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। अब न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो फिर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम कर देगा। लेकिन ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा कार्बन पर, उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर बनाऊं, ये फर्स्ट का ऑर्डर था, सेकंड पार्ट का अगर मैं ऑर्डर बनाऊंगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पर हो जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजल एल्डिहाइड। तो पैरा नाइट्रोबेंजल एल्डिहाइड की पोजीशन है नंबर 3। तो नंबर 3 को आप सबसे आगे कर दो, ठीक है, नंबर 3 को आप सबसे आगे कर दो। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर बेंजल एल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल एल्डिहाइड में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसमें +I इफेक्ट हो गया तो ये विड्रॉइंग नोटेटिंग ग्रुप से इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। तो उसके बाद आप नंबर 1 लगा दो बेंजल एल्डिहाइड। उसके बाद फिर आपको लगाना होगा पैरा टॉली एल्डिहाइड यानी कि नंबर 2, और सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पर होगा नंबर 4 यानी कि एसिटोफिनॉन, क्योंकि कीटोन है, और कीटोन की रिएक्टिविटी मैंने आपको बता दी, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उनकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से हमेशा कम ही होती है। तो ये आपका ऑर्डर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर बेंजल एल्डिहाइड में कोई विड्रॉइंग ग्रुप आप लगाएंगे तो वो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, और बेंजल एल्डिहाइड में कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो वो उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। इस बात का ध्यान रखें। फिर आता है थर्ड में, तो इसमें सारे आप जो दे रखे हैं एलिफेटिक ही दिए हुए इन्होंने। अब ये एसिटल एल्डिहाइड है, जिसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल, जो फर्स्ट वाला था हमारा, ये देखो ये एसिटल एल्डिहाइड है CH3CHO। एसीटोन होता है आपका CH3COCH3। अब डाइटेट्बुटाइल कीटोन क्या होगा, डाइटेट्बुटाइल कीटोन का मतलब हो गया दोनों तरफ, अगर डाइटेट्बुटाइल कीटोन बनाओगे तो वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, देखिए ये कुछ CH3 फिर CH3 फिर CH3, फिर बीच में कीटोन आएगा, फिर इधर भी CH3 इधर भी CH3 इधर भी CH3। तो इसमें तो बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप्स लग गए, 6 मिथाइल ग्रुप्स लग जाएंगे यहाँ पे। और मिथाइल टर्बुटाइल कीटोन कैसा दिखेगा, उसमें एक तरफ तो मिथाइल हो जाएगा और एक तरफ टर्बुटाइल हो जाएगा, तो इसके पास फिर आई थिंक 4 आ जाएंगे यहाँ पर। तो इतना तो कंफर्म है कि एल्डिहाइड की एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो एल्डिहाइड इसमें सिर्फ एक ही है जो कि पहला है, तो सबसे आगे आप नंबर 1 को भेजिए। थर्ड की रिएक्टिविटी ऑर्डर बना रहा हूं मैं, तो सबसे आगे आ गया एसिटल्डिहाइड नंबर 1, नंबर 1 वाले कंपाउंड को सबसे आगे भेजिए। अब ये एसीटोन है और इन दोनों में देखिए एसीटोन में फिर भी 2 मिथाइल ग्रुप है। अब जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी कीटोन्स में। तो एसीटोन के पास 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसकी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा आपका लिए लास्ट वाला चौथा, क्योंकि इसके पास 4 मिथाइल है, तो ये आ जाएगा। और सबसे पीछे जाएगा ये टर्बुटाइल कीटोन, क्योंकि डाइटर्बुटाइल कीटोन के अंदर 3 मिथाइल इधर 3 मिथाइल इधर, तो वो तो न्यूक्लियोफाइल को भाई साहब पहुंचने ही नहीं देंगे वहां पे, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा यहाँ पे, तो इसलिए नंबर 3 को आप सबसे पीछे कर देंगे। तो ये ऑर्डर आपको यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखो कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, लेकिन कीटोन में अगर रेस लग रही है तो जिसके पास सबसे कम मिथाइल ग्रुप्स होंगे या सबसे अल्काइल ग्रुप जिसमें कम रहेंगे, वहां पे बल्कि ग्रुप भी कम होना चाहिए, प्लस आई भी जहां कम होगा, वो कीटोन को आप सबसे आगे रिएक्टिविटी में लेकर आया करेंगे, ठीक है भाई। तो रिएक्टिविटी के क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से, तो इसलिए आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखिए और इन पे काम करिए।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स। अब एल्डी देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप बॉन्डिंग पे फोकस करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है, क्योंकि सीओ ग्रुप यहाँ पे पोलर नेचर का होता है। तो ये जो सीओ ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लगाओ, ये प्लस है ये माइनस है, तो इनके पास पोलर नेचर होने की वजह से है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से कौन जुड़ा हुआ है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। लेकिन अगर हम इथेनॉल या अल्कोहल में किसी की बात करें ROH की, तो ये जुड़े होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से काफी स्ट्रांग होती है। तो ये बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग है। डायपोल डायपोल वाली अट्रैक्शन आपकी जो कीटोन और एल्डिहाइड में वो वीक है। तो जहां स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी वहीं तो होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पर आपका हो जाएगा लो बॉइलिंग। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होने का कारण है उनकी वीक अट्रैक्शन, जो कि है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का कारण है उसके अंदर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको यहाँ पे फिर भी एक ऑर्डर बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो सबसे आगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पहुंचा देना, उसके बाद फिर आप अल्कोहल ले लेना, उसके बाद फिर आप कीटोन ले लेना, और सबसे पीछे फिर आप एल्डिहाइड ले लेना। अगर आपको कभी भी बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना हो तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है अब इसको लेके चलिए इस चैप्टर में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कार्बोक्सिलिक में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट कार्बोक्सिलिक का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन अल्कोहल, फिर कीटोन, और लास्ट में फिर आप याद रखेंगे किसको? एल्डिहाइड को। तो बॉइलिंग पॉइंट में आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कंपाउंड लिया गया है सेमी कार्बाजाइड, और सेमी कार्बाजाइड से जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स को रिएक्ट करके सेमी कार्बाजोन बनाते हैं तो भाई उस सेमी कार्बाजाइड का जो स्ट्रक्चर होता है ना भाई, उसमें 2 NH2 ग्रुप होते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा NH2 ग्रुप है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो पहले तो हमें सेमी कार्बाजाइड बनाना पड़ेगा। अब सेमी कार्बाजाइड का जो फॉर्मूला होता है भाई वो आपको याद रखना होगा। तो वो कुछ इस तरह का होता है, NH2 N आएगा, उसके बाद फिर यहां पर आएगा NH, फिर C डबल बॉन्ड और NH2। ये रिएक्शंस कब आते थे? जब आपने पढ़ा होगा रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर आपके सेमी कार्बाजाइड, हाइड्राजीन, है ना, हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये सब सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। तो ये वो रिएक्शंस की बात हो रही है। अब इसके पास आप नोटिस करिए 2 NH2 ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप यहां लगा है, एक NH2 ग्रुप लगा है। ये कह रहा है इनमें से कौन सा NH2 ग्रुप है जो सेमी कार्बाजोन बनाने में हेल्प करता है। देखिए अब इसमें होता क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पे डोनेट करता है। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आप देखें तो लोन पे डोनेट होते हैं नाइट्रोजन एटम से, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन में आपको याद होगा अमोनिया डेरिवेटिव लिया जाता था, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है और ये हमने कोई अमोनिया डेरिवेटिव ले लिया, इस Z की जगह पर आप कोई भी कंपाउंड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर रिमूव होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के साथ साथ, और जो कंपाउंड बनता है फिर वो कुछ इस प्रकार का नजर आता है, देखिए, और H2O यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ये कुछ ऐसा रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर अब ये कौन सा नाइट्रोजन है जो इसमें तरफ आप लेकर आएंगे? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको रखूं या तो मैं इसको रखूं। तो इन दोनों में से कौन सा NH2 यहाँ पे यूज होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए अब जिसके लोन पेयर अवेलेबल होंगे वो ही यूज हो पाएगा। अगर आप इसमें देखें तो भाई अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पाई सिस्टम से जुड़ा हुआ है ये, तो फिर अब ये लोन पेयर अपने यहाँ डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस बनेगा, और उस रेजोनेंस बनने की वजह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर O पे नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके बाद ये NH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। और इसका एक रेजोनेंस और बन सकता है, अगर ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इधर डोनेट कर दे तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा फिर वो ऐसा दिखेगा, NH2N पर पॉजिटिव, अगर ये डोनेट करता है तब की बात कर रहा हूं मैं, फिर यहां पर O पे माइनस, और ये ग्रुप फिर एज इट इज रहेगा। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि भाई चाहे मैं इसका रेजोनेंस ये वाला देखूं और चाहे मैं इसका रेजोनेंस ये वाला देखूं, इन दोनों रेजोनेंस में इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज ही नहीं हुआ है। देखिए इसके लोन पेयर अगर यहां देखें तो यहां भी जिंदा है इस वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, और इधर वाले में भी जिंदा है, देखिए ये देखिए,
आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं इन लोन पेयर की बात कर रहा हूं। ये लोन पेयर देखिए यूज ही नहीं हुए, चाहे वो आपने इसने ये रेजोनेंस बनाया तो भी इसका लोन पेयर यूज नहीं हुआ इस नाइट्रोजन एटम का, देखिए इस वाले का, और यहां पर भी इस वाले का यूज नहीं हुआ। तो मैं समझ गया कि जो NH2 ग्रुप CO के साथ अटैच है, मतलब जो CO कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ वही कर पाएगा जो से दूर है। तो इसका मतलब याद रखें, उसने पूछा था 2 NH2 ग्रुप है तो कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो याद रखें ये पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला। तो ऐसे याद रखना कि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड, ये वाला नहीं करेगा जो CO ग्रुप के साथ अटैच है। तो आप लिख देना कि जो NH2 ग्रुप इज अटैच विद द CO ग्रुप, द लोन पेयर ऑफ दैट नाइट्रोजन एटम इज यूज्ड इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इसके लोन पेयर यूज हो जाएंगे तो ये वाला कभी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो इसमें ये डू नॉट पार्टिसिपेट हो जाएगा। तो याद रखना कि वही पार्टिसिपेट करता है जो कि NH2 ग्रुप इस CO ग्रुप से दूर है, वो बिल्कुल उसके साथ में अटैच है, वो वाला NH2 ग्रुप बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता क्योंकि उसके लोन पेयर यूज हो जाते हैं कहां पर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। तो आपको ये रेजोनेंस बना सकते हैं और उसके बाद अपनी बात को जो है समझा सकते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है एग्जाम में। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। It is necessary to control the pH during the reactions of aldehydes and ketones with ammonia derivatives। कह रहा है अमोनिया डेरिवेटिव, वही रिएक्शन की बात हो रही है जो हमने पीछे किया था अभी, कि अमोनिया डेरिवेटिव वाला रिएक्शन अगर हम करते हैं, ये वाला रिएक्शन अभी जो मैंने पीछे भी लिख के दिखाया था आपको, ये तो इसके अंदर ये वाटर रिलीज होता है इस तरह से, लेकिन ये रिएक्शन अगर आप नोटिस करेंगे तो pH 3.5 पर ही हो पाता है। इसका जो pH होता है वो हमें कंट्रोल करना पड़ता है, वही वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि pH 3.5 पर ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो उसके रीजन दो देने होते हैं, या तो मैं इस रिएक्शन को काफी ज्यादा बेसिक मीडियम में ले जाऊं, यानी कि pH वैल्यू 3.5 से बढ़ाऊं, बेसिक मीडियम की तरफ चला जाऊं, लेकिन मोर बेसिक नेचर अगर आप कर देते हैं तो उस सिचुएशन में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो भी आप यहां पे लेंगे वो हो जाते हैं बिकम्स लेस रिएक्टिव। उनका जो रिएक्टिविटी होती है भाई वो डिक्रीज कर जाती है बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में बात बनेगी नहीं, क्योंकि जैसे आप बेसिक मीडियम में जाएंगे तो उनका रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं मोर एसिडिक मीडियम कर देता हूं, मतलब और ज्यादा pH घटा देता हूं, तो क्या दिक्कत है भाई। तो मोर एसिडिक मीडियम में क्या दिक्कत होती है, अब ये जो ग्रुप आप ले रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रुप जो ले रहे हैं इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये एक प्रकार से लुईस बेस है। और अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा H+ आएंगे मोर एसिडिक मीडियम की वजह से। तो ये अपने लोन पेयर जो इसको कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच करने में यूज करने चाहिए थे, ये वो इस H+ को ही दे देगा और उसकी वजह से वहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये चीज फिर हो जाएगी, इसमें कुछ ऐसा कुछ रिएक्शंस हो जाएगा, ये ऐसे कुछ जुड़ जाएगा इसके साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो जब ये ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर जो रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ होना चाहिए था वो H+ के साथ ही हो गया। तो दो रीजन देना कि मोर बेसिक मीडियम लोगे तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन डिक्रीजेस, तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, तो रिएक्शन हो नहीं पाता। और ज्यादा एसिडिक मीडियम कर दोगे तो फिर ये जो लुईस बेस होते हैं ये सारे अमोनिया डेरिवेटिव, ये ज्यादा एसिडिक मीडियम में जो ज्यादा H+ प्रेजेंट होंगे उनके साथ रिएक्शन करके फिर ये सॉल्ट फॉर्मेशन में चला जाएगा, मतलब एक कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको एक परफेक्ट pH पर ही रिएक्शन करना पड़ेगा, ना ज्यादा एसिडिक और ना ज्यादा बेसिक, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर्मल एल्डिहाइड डज नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन व्हाई। अरे आपने पढ़ा होता है इस चैप्टर में एक रिएक्शन आता है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन आपने देखा होगा कि वही एल्डिहाइड्स या कीटोन्स उस रिएक्शन को दे पाते हैं। तो एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कैन फॉर्म एल्डोल। ये बात ध्यान रखिए पहले तो कि वही एल्डिहाइड्स एल्डोल फॉर्मेशन में जा सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ये जो CHO ग्रुप होता है इसके साथ वाले कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन, इसको कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन एटम अगर हमारे पास है तो ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। लेकिन फॉर्मल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड होता है HCHO। तो यहां पर अब क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि CHO के साथ में कोई कार्बन ही नहीं है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लग गया,
ये हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, हाइड्रोजन इसकी नहीं, जो उसके एडजेसेंट कार्बन, ये जो उसके साथ वाला कार्बन होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। बट यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। तो आप ये बता दें कि नो अल्फा हाइड्रोजन एटम के होने की वजह से ये कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इसके अलावा एक और एल्डिहाइड होता है जो इस एल्डोल कभी नहीं देता, वो होता है बेंजल एल्डिहाइड। तो याद रखना दो कंपाउंड ऐसे हैं हमारे पास, एक है बेंजल एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा है, फॉर्मल एल्डिहाइड यानी कि SCH। ये दोनों कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, बिकॉज इन दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बेंजल एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं टॉलेंस के साथ, लेकिन फैलिंग या बेनेडिक सोल्यूशन के साथ नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए ये जो अब हमारे बेंजल एल्डिहाइड होते हैं काफी लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि बेंजल एल्डिहाइड जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी एलिफेटिक से कम होती है, तो बेंजल एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव हो गए तो भाई ये, और ऊपर से जो तुम यूज करते हो फैलिंग सोल्यूशन, अब चाहे फैलिंग सोल्यूशन यूज करो या टॉलेंस, हैं तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन फैलिंग सोल्यूशन होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग, इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा नहीं है, इसका होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो फिर इसमें एबिलिटी नहीं होता कि ये बेंजल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सके, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से, और ऊपर से बेंजल एल्डिहाइड खुद में भी लेस रिएक्टिव है, तो वो रिएक्शन उतना आसानी से हो नहीं पाता है। नहीं तो आपने देखा होगा इस पर रेडिश ब्राउन पीपीटी बन जाती है फैलिंग सोल्यूशन, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह यूज किया जाता है। लेकिन याद रखें कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस जो होता है उसके साथ तो दोनों रिएक्ट करते हैं, चाहे आप बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो आप, तो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन रिएक्ट। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं किसकी बताइए, फैलिंग की या बेनेडिक सोल्यूशन की, तो फैलिंग सोल्यूशन के साथ फिर कौन रिएक्ट कर पाता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका रीजन ही पूछा जा रहा है, तो वही लिखना है कि एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की एक्टिविटी भी कम है, ऊपर से फैलिंग सोल्यूशन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी वीक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, तो इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज द बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए आगे, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज्ड बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पर ही काम करना पड़ेगा। तो आइए बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर करके जाना सभी बच्चे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल और एल्कोहल याद रखे दोनों से ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। बट अभी फिनॉल का पूछा जा रहा है, तो आइए उसको समझाते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन एसिडिक नेचर पे होता है तो आप एक लाइन पे काम किया करें कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ योर कंजुगेट बेस। ये लाइन याद रखो कि किसी भी कंपाउंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक नेचर डिपेंड करता है उसके कंजुगेट बेस के स्टेबलाइजेशन पे। जितना ज्यादा उसका कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं RCOOH और मैं इसका कंजुगेट बेस बनाता हूं, तो वो बनेगा RCOO माइनस और H प्लस, जिसको कहते हैं हम कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन आप देख रहे हैं, ये इसका कंजुगेट क्या बन गया, बेस CB। लेकिन अगर आप फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल होता है, ये देखिए ये फिनॉल हो गया, और इसका भी अगर आप कंजुगेट बेस बनाते हैं, कंजुगेट बेस बनाने के लिए बस H प्लस रिमूव करना होता है, तो ये इसका कंजुगेट बेस बनेगा जिसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो अगर भाई अब क्वेश्चन खुद में ये कह रहा है कि ये ज्यादा एसिडिक है, तो उसका मतलब साफ साफ यही समझ में आ रहा है कि भाई ये जो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे बनेगा ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, ये मोर क्या है, स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर अगर ये लाइन भी लिख देना सिंपल से कि हाँ भाई जो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे बन रहा है कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन द कंजुगेट बेस ऑफ द फिनॉल व्हिच इज फिनॉक्साइड आयन, तब भी बात बन जाएगी। बट अब एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा चाहिए, ज्यादा
चाहिए, मतलब पूरे मार्क्स तो नहीं देगा टीचर इस पर कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आइए उसका कंजुगेट बेस जो बने दोनों के उनके रेजोनेंस देखते हैं। तो ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर, जिसमें ऑक्सीजन के यहाँ पे पास 2 लोन पेयर और इस वाले ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिलोकलाइज होकर ऑक्सीजन खींच लेगा और ये लोन पे डोनेट कर देगा आगे की तरफ। तो उसका जो नेक्स्ट रेजोनेंस बनेगा, अब की बार इधर वाले ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो इसके 2 ही रेजोनेंस बने। लेकिन अगर आप फिनॉक्साइड आयन में जाते हैं, मैं से सारे रेजोनेंस तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, जितने से हमारा काम चल जाएगा उतने से हम बात बना लेंगे। अब ये जब रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा तो इसका जो पहला रेजोनेंस बनेगा उसमें इधर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और इसके पास बचेंगे 2 लोन पेयर। इसकी तरह से फिर ये आगे बढ़ता है, बल्कि इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे। तो बच्चा इसी बात पे हैरान होता है कि भैया जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन आना था। तो ये बना रहा है मोर रेजोनेंस, ये बना रहा है मोर क्या रेजोनेंस, और ये मोर रेजोनेंस बनाने के बावजूद भी हार रहा है। वो 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रखा है उसने, ये इसका पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलेट आयन का और ये दूसरा है। तो फिर भी ये 2 ही में कैसे बाजी मार गया है, ये बात कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 रीजन देने, देखिए अगर आप देखें तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का ऊपर नेगेटिव चार्ज था पहले, और डिलोकेशन होने के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर बना उसमें भी इसी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि नेगेटिव चार्ज जो घूम रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव घूम रहा है। तो पहला पॉइंट याद है कि नोट डाउन करिए कि इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन द नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। मतलब पहले भी मोर पे था, बाद में भी मोर पे गया, तो वो ज्यादा बेटर है बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहले ऑक्सीजन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज और अगले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये कहां चला गया, कार्बन के ऊपर। अब ये कार्बन पे आ गया, देखिए। तो अब वो पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर था और अब नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर आ गया है, जो कि इसको लेस स्टेबलाइज कर रहा होता है। तो पहला रीजन ये देखिए कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट यहाँ डिलोकलाइज हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस की तरफ। तो जो इसको डी थोड़ा सा मतलब उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं देता जितना ज्यादा कि कार्बोक्सिलेट आयन में आता है। दूसरा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ही रहता है, जो पहले भी यही था बाद में भी यही है। बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे था और उसके बाद वो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चला गया, जो भी उसको डिस्टेबलाइजेशन, मतलब डिस्टेबलाइजेशन नहीं कहेंगे, उसके कंपैरिजन में लेस स्टेबलाइज यहाँ पर कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन, जो 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो उसको ज्यादा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज डिलोकेशन। लेकिन ऐसा फिनॉक्साइड आयन के अंदर नहीं हो रहा होता है। तो इन 2 रीजंस की वजह से आप कहना कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। और यही कारण बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो वो चीज आपको ज्यादा रेजोनेंस से महत्व नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस इसके ज्यादा बनेंगे लेकिन वो उतने ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं दे पा रहे हैं जो काम ये सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ही कर पा रहा है। ठीक है ना, तो ये इसको आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि भैया पढ़ना है, एक बच्चा 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा है फिर भी नंबर नहीं आ रहे, लेकिन एक बच्चा 2-3 घंटे पढ़ता है और फिर भी अच्छे नंबर ले जाता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव स्टडी होना जरूरी है। तो ज्यादा करने से कुछ नहीं हो रहा, आप कितना इफेक्टिव हैं दैट इज मोर मैटर। तो ये ज्यादा से कुछ नहीं हो रहा, ये कम में ही इफेक्टिव है ज्यादा, इसलिए इसके कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं देन एसिटिक एसिड। देखिए, अब एसिडिक नेचर जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपने वहां पर कुछ चीजों को मैं बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगी। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको पहला पॉइंट याद रखें कि इनकी जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I और -R। ये दोनों इफेक्ट जितने ज्यादा होंगे वहां पे, जितना ज्यादा -I इफेक्ट हो रहा होगा, यानी जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप्स वहां पे लगे होंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें कौन करके देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और अगर इनकी एसिडिटी की अगर हम बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I और +R। यदि +I+R जितना ज्यादा होगा तो उनकी एसिडिटी घटने लग जाती है, क्योंकि और ये ग्रुप कौन से होते हैं ऐसे, ये होते हैं आपके डोनेटिंग ग्रुप्स। और तीसरी बात यहां पर याद रखना, एक और पॉइंट होता है, उसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट।
ऑर्थो इफेक्ट जो होता है जनरली वहां पर होगा जब हम बेंजोइक एसिड के ऊपर कोई ग्रुप्स अटैच करेंगे, और ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से इनकी जो एसिडिटी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रुप विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है, ऑर्थो पोजीशन पे लगने वाला ग्रुप हमेशा बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये 3 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड ये होता है भाई, ये फॉर्मिक एसिड है, और एसिटिक एसिड ये होता है। तो भाई अब इस ग्रुप के साथ अगर आप देखें तो यहां पर एक डोनेटिंग ग्रुप लग गया है। ये देखिए, ये जो ग्रुप है ये डोनेटिंग है, ये वाला। और डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा भाई, लेटो डोनेट कर देगा, प्लस आई फैट करेगा, और प्लस आई फैट जितना ज्यादा होगा एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो उसके कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करते हैं। अभी मैंने बताया था ना, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन इन जब भी प्लस आई प्लस आर इफेक्ट होगा तो उसके कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेंगे और जिसकी वजह से एसिडिटी को घटा देंगे। तो बस ये रीजन दे देना कि यहाँ पर भैया CH3 ग्रुप है और डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एसिडिटी है वो डिक्रीज करेगी। और ऐसा ग्रुप इसमें कोई ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इसके डोनेटिंग कैपेबिलिटी मिथाइल ग्रुप से कम होती है। अगर आपको डोनेटिंग ग्रुप्स का जो ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट का सीरीज अगर आपको याद हो तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही रीजन देना है कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड इसलिए हो गया क्योंकि उसके पास कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ ढंग का, और एसिडिक एसिड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट करेगा और एसिडिटी को घटा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, आपका एसिडिक नेचर पर ही है। क्लोरो एसिटिक एसिड या स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। अब क्लोरो एसिटिक एसिड क्या होगा भाई, क्लोरो एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड के साथ क्लोरीन लगानी पड़ेगी आपको, तो ये कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा। और अगर इसके साथ हम सिर्फ एसिटिक एसिड लेते हैं तो वो ये ऐसा दिखेगा। अब यहां पर इसकी एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ गया, क्योंकि Cl आ गया भाई। Cl कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। और अभी मैंने पीछे आपको बताया सेम रीजन आ जाएगा, क्योंकि एसिडिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वो खींचकर उसके कंजुगेट बेस को क्या करेगा, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इनके जो कंजुगेट बेस बनता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन एटम पर। तो विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचकर उस ऑक्सीजन पर बने नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है वो तो डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप करेगा प्लस आई, और इसकी जो एसिडिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होती है। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। तो यही रीजन है कि ये हो गया आपके लिए मोर एसिडिक और ये आपके लिए हो गया लेस एसिडिक। तो जो पीछे मैंने 3 फैक्टर बताए ना, उनको दिमाग में रखेंगे तो आप जरूर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बना सकते हैं। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं आज के लेक्चर में आपको बेस्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, जो कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं उनमें भी मैंने बाकी चैप्टर्स के भी कंपेयर किए हैं, तो आप उनको जरूर कर लें, क्योंकि ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए ये बात तो मैंने बहुत पहले ही बता दी थी कि अगर आपको याद हो, जो पीछे एक बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया था तो मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये जुड़े होते हैं आपके एक्सटेंसिव, एक वर्ड यूज कर लेना, एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ये वर्ड यूज करो। देखो रीजनिंग क्वेश्चंस में कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो बस इतना लिख दीजिए। अब अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो काफी तो थोड़ी वीक होती है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड कीटोन तो इसके पीछे चले गए क्योंकि इनमें डायपोल अट्रैक्शन है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। तो बस ये वर्ड यूज करके आप बता सकते हैं। तो इसी कारण की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि HCOOH डज नॉट गिव HVZ रिएक्शन। अगर आपको याद हो, इस चैप्टर में रिएक्शन आता है हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्शन होने के लिए, जैसे आपको पीछे मैंने एक रिएक्शन पीछे याद दिलाया था, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन हर एल्डिहाइड और हर कीटोन नहीं दे रहा है, वही दे रहे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो सेम यहां पर भी होता है, यहां पर भी वही रिएक्शन वही दे सकता है। इसका अगर आपको रिएक्शन याद हो तो इसके अंदर क्या होता है कि यहां पर हमारे पास होता है, जैसे मान लो R CH और H और COOH, ये ग्रुप होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम डालते हैं X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और साथ में पानी।
फिर ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, देखिए उसको कौन सा हाइड्रोजन एटम कहते हैं, वही अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम को हैलोजन रिप्लेस कर देता है, तो ये कंपाउंड फिर आपका कुछ ऐसा बन जाता है। इस रिएक्शन को हम HBZ रिएक्शन कहते हैं। बट उसके लिए क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप है इसके साथ वाला कार्बन जो होगा उसमें जो हाइड्रोजन लगा होगा, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होगा उसी को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जिसके पास होगा वही HBZ रिएक्शन देता है। तो अब फॉर्मिक एसिड के पास वो ग्रुप है ही नहीं। अगर आप फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ये होगा, तो इसके पास तो वो इस ग्रुप के बाद तो कोई कार्बन लगा ही नहीं हुआ, तो आप लिख देना इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। और नो अल्फा हाइड्रोजन एटम होने की वजह से ये आपको HBZ रिएक्शन नहीं दे पाता। इसी का भाई एक और भी है, वो है बेंजोइक एसिड। तो याद रखें बेंजोइक एसिड भी अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से, तो ये दो यहां पर आ गए। जैसे एल्डोल में आए थे, एल्डोल में कौन आया था याद है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड, वो एल्डोल नहीं दे रहे थे। और वैसे ही आप याद रखें फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये दोनों HBZ नहीं देते, क्योंकि ये दोनों ही रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन एटम पर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब हम एस्टर बनाते हैं, अगर आपको याद हो एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो उसमें होता यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ये मैंने कोई अल्कोहल ले लिया, और इनको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाते हैं RCOOR और वाटर। बट क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये रिएक्शन होता है तो जो वाटर बनता है उस रिएक्शन के अंदर उसको हमें इमीडिएटली रिमूव करना होता है वहां से। तो उसका रीजन होता है कि ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो जो ये पानी यहाँ पे बना इसको आपने इमीडिएटली क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसका रीजन यही है कि ताकि रिएक्शन रिवर्स ना जाए, क्योंकि अगर ये रिएक्शन यहाँ से रिवर्स चला गया तो वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, तो एस्टर हट जाएगा वहां से। तो रिएक्शन के रिवर्स को रोकने के लिए, ठीक है ना, तो वही आपने रीजन देना है यहाँ पे कि वाटर जो बना था, वाटर और एस्टर दोनों में से कोई भी इमीडिएटली रिमूव करना है। तो वाटर एस्टर दोनों को अलग कर देना है, मतलब क्योंकि अलग हो जाएंगे तो रिएक्शन कहाँ नहीं जाएगा, रिवर्स नहीं जाएगा। और रिएक्शन रिवर्स नहीं गया तो फिर आपका जो एस्टर है वो बना रहेगा, नहीं तो फिर तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बन जाएंगे, तो रिएक्शन को बनाने को कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर। ठीक है, तो रिवर्सिबल नेचर का कारण आपने यहाँ पे देना है। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके पास भी देखिए कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप का एक्चुअली मतलब होता है CO ग्रुप। ये जो CO ग्रुप होता है इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और ये CO ग्रुप जो तीनों में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक, तभी इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो भाई अब वो कह रहा है कि जो रिएक्शन आपने देखे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हुआ करते थे, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में होते थे, जिसके अंदर आपने साइनोहाइड्रिन ये सब बनाया था, तो वो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं दे पा रहा है। तो देखिए अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन में किसी के पास भी जाते हैं तो ये ऑक्सीजन जब एटम तरफ अपनी तरफ खींच लेता है तो इसका जो नेक्स्ट स्पीशीज जो बनता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर बढ़िया से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और उसकी वजह से जब इसके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो बढ़िया से कार्बन पे अटैक करके उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। मतलब कार्बन पे हमें कैसा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, जिससे उस न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक कर सके। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये प्रॉब्लम होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस बना लेता है। अब यहाँ पर कैसे रेजोनेंस बन जाते हैं, जैसे देखिए अब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ खींचा CO ग्रुप में तो वो काम हुआ जो ऊपर हुआ, लेकिन जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये लोन पेयर अपने यहाँ दे देगा। तो वो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था वो आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये अपने लोन पेयर उसको देकर वापिस ये स्ट्रक्चर बना लेगा। ये देखिए अब यहाँ पे जो उसका अगला रेजोनेंस बनेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा। देखिए तो अब क्या हुआ सर, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं पाया, और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कैसे करेगा। तो ये रीजन आपने देखना है कि जो CO ग्रुप है वो वहां पर पोलर नेचर नहीं दिखा पा रहा। ये इसका CO ग्रुप बढ़िया से कैसा दिखाई दे रहा है, पोलर, लेकिन इसका जो CO ग्रुप है वो पोलैरिटी उतना ज्यादा नहीं लेकर आ रहा। CO ग्रुप पोलर है ही नहीं यहाँ पर, ये देखिए डू नॉट पोलर, और यहाँ पर पोलैरिटी ना आने की वजह से फिर वो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक ही नहीं कर पाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना के आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे CO बॉन्ड पोलर नेचर का है, और इसका जो CO बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर नहीं दिखा पाता बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आप मेरे से यहाँ पर और समझ लीजिए, जो कि मैं आपको यही बताना चाहूंगा।
वो क्वेश्चन देखिए क्या होता है। अगर मैं इसके साथ एक क्वेश्चन आपको और जोड़ दूं, आज मैंने 15 क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको दिख रहे हैं, मैं 16 क्वेश्चन की जो बात कर रहा हूं वो देखिए क्या रहेगा। तो लास्ट जो आप क्वेश्चन यहाँ पर एक और आ सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बात करी थी एल्डोल कंडेंसेशन की, और मैंने कहा था कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। लेकिन वहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि वो जो CHO ग्रुप होता है, ये जो CHO ग्रुप होता है, इसके साथ में जो कार्बन है जिसको अल्फा कार्बन कह रहे हैं, तो उसके साथ वाला जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक नेचर का क्यों होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं उनके साथ में जो अल्फा कार्बन लगा हुआ है, उस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर क्यों दिखा रहा है। तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि देखिए, अगर मैं इस चीज को समझाना चाहूं, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा। तो इसमें होता ये है कि अब जैसे कि अब ये हमारा मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ ये देखिए, और ये हमारा CHO ग्रुप को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से इधर खींचता है तो ये अपना यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन तरफ खींचेगा, CO बॉन्ड जो होता है ये एक तरह का विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी तरफ ये खींचेगा तो उसकी वजह से ये H+ के रूप में यहाँ से बाहर हो जाता है। तो आपने यहाँ पर एक चीज का बताना है कि CO का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखा रहा है। ये ग्रुप जो है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन तरफ ये खींच रहा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके निकल लेता है। तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो फिर ये बन जाता है। इस वाले कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो H+ के रूप में बाहर हो गया, तो इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये फिर आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए ये। और ये जो स्ट्रक्चर होता है फिर ये बाद में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ से, देखिए, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ से यहाँ खींच ले तो फिर ये जो ग्रुप बनेगा यहाँ पे वो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ये इस तरह से ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है, इसको इनोलेट आयन भी कहते हैं हम। इसका एक और नाम आप याद रख लें, क्या होता है, इनोलेट आयन। तो ये H+ के रूप में बाहर हो गया, और ये इसका एक्चुअली में क्या कहला रहा है, ये इसका कंजुगेट बेस है, क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो उसको नाम दे सकते हैं, इसका कंजुगेट बेस बन गया, क्योंकि H+ यहां से रिलीज हो गया, ये H+ के रूप में बाहर हो गया। तो ये इसका जो एसिडिक नेचर बन पा रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस CO ग्रुप। तो ये CO ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वहां से, तो वो उसको मजबूर कर देता है H+ को रिलीज करने से, ताकि वहां पे एक इनोलेट आयन फॉर्मेशन होती है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और जहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाती है तो वो कंपाउंड ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। तो ये कारण होता है कि जो CHO ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है उसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर दिखाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखा स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज के लेक्चर में सारे बेस्ट रीजनिंग क्वेश्चन जो आ सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऊपर, वो मैंने आपको कराए हैं। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम काम की चीजें लेकर आते हैं बच्चों के लिए, और जो उनको एग्जाम में जरूर हेल्प करती है। तो तब तक बच्चे पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।